बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आपका सर ज़ीशान हैदर, एफएससी केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 2 का आज हमने लेसन सेकंड डिस्कस करना है, दूसरा टॉपिक। और ये बहुत आसान है, लिखा हुआ तो बहुत ज़्यादा है क्योंकि थ्योरी है बहुत सारी, मगर जब मैं आपको ये पढ़ाऊँगा तो इंशाल्लाह आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। आइए हमारे टाइटल को देखते हैं कि आज के टॉपिक का टाइटल क्या है। आज हमने डिस्कस करना है एक्सपेरिमेंटल एविडेंसेस फॉर द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के लिए एक्सपेरिमेंटल एविडेंसेस। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन किसे कहते हैं? इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस के बाहर अपने शेलों में किस तरह से तरतीब है, यानी इलेक्ट्रॉन कैसे रहता है, पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, दूसरे में कितने हैं, तीसरे में कितने हैं, इलेक्ट्रॉन की जो तरतीब होती है उसको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कहते हैं। और आज के टॉपिक में हमने डिस्कस करना है एक्सपेरिमेंटल एविडेंस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, यानी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का तजर्बाती सबूत, मतलब एक्सपेरिमेंट करके किस तरह से इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का पता लगाया गया। तो आइए डिस्कस करते हैं हमारा आज का लेक्चर। और आज के लेक्चर में सबसे पहली बात जो मैंने आपके सामने लिखी है वो ये है कि वो कहता है ये जो मॉडर्न थ्योरी है फॉर इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर, या आप इस जगह पे लिख सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, ओरिजिनेट फ्रॉम बोहर्स मॉडल। यानी बोहर वो साइंसदान था जिसने हमें इलेक्ट्रॉन की गर्दिश के बारे में बताया था। बोहर ने यह बताया था कि न्यूक्लियस के बाहर गोल दायरे होते हैं जिन्हें ऑर्बिट या शेल कहते हैं और इनमें इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। ठीक है, ये मॉडर्न थ्योरी थी, किसकी? बोहर की। ठीक है, और नेक्स्ट वो कहता है एविडेंस, सबूत फॉर बोहर्स मॉडल। बोहर्स के मॉडल के लिए प्रूफ एंड अदर थ्योरीज कम्स फ्रॉम टू सोर्सेस। ये जो बोहर ने बात की कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के गिर्द दायरों में घूमते हैं, इसकी बात और अदर थ्योरीज और इसके बाद आने वाली नई मॉडर्न और थ्योरीज का जो प्रूव है, जो सबूत है, जो एविडेंस है, वो हमें दो सोर्सेस से मिलता है, दो चीजों से मिलता है। वो कौन कौन से दो सोर्सेस हैं? एक तो एटॉमिक स्पेक्ट्रम से हमें ये प्रूफ मिलता है कि हाँ भाई बोहर ठीक कह रहा था कि नहीं, और दूसरा आयोनाइजेशन एनर्जी से भी हमें मिलता है। तो पहले हम किसको डिस्कस करेंगे? पहले हम एटॉमिक स्पेक्ट्रम को डिस्कस करेंगे। ये टर्म एटॉमिक स्पेक्ट्रम को समझने से पहले हमें ये जानना है कि ये स्पेक्ट्रम होता क्या है। मैं बताता हूं कि ये स्पेक्ट्रम क्या होता है। अगर आपके पास ना ये एक सोर्स है, ये एक बल्ब है फर्ज करो, जिसमें से वाइट लाइट ओरिजिनेट होती है, पैदा होती है। अगर ये वाइट लाइट आप गुजारते हैं किसमें से? प्रिज्म से। मैं यहाँ लिख देता हूँ कि अगर हम वाइट लाइट को प्रिज्म से गुजारें तो प्रिज्म से गुजरने के बाद ये वाइट लाइट 7 रंगों में बिखर जाती है, अपने 7 कलर्स में बिखर जाती है। 7 कलर्स, जी हाँ, ये जो वाइट लाइट सूरज की रोशनी है, ये जो हमें नजर आती है, जिसे हम विजिबल लाइट भी कहते हैं, ये कॉम्बिनेशन है 7 कलर्स का, 7 रंगों का, 7 रोशनियों का मजमुआ है। जी हाँ, तो जब आप वाइट लाइट को प्रिज्म में से गुजारते हो तो ये अपने 7 रंगों में बिखर जाती है, और वो 7 रंग यहाँ पे आपको नजर आते हैं। वो 7 रंग कौन से हैं? VIBGYOR, इसे कहते हैं विबगायर। क्या कहते हैं? विबगायर। विबगायर से क्या मुराद है मैं बताता हूँ। वी का मतलब है वायलेट कलर, आई से मुराद है इंडिगो, बी से है ब्लू कलर, जी से ग्रीन कलर, वाई से येलो, ओ से ऑरेंज और आर से रेड कलर। ये 7 रंग हैं। ठीक है, इसे आप कैसे याद करेंगे? रोए, रोएगी, बीवी, रोएगी बीवी कब? शादी वाली रात, जब उसकी रुखसती हो रही होगी तो वो रोएगी और सारी उम्र रुलाएगी। आपको पता है रुखसती के वक्त लड़की क्यों रो रही होती है? क्योंकि मैं बिछड़ रही हूँ, और वो ये सोच रही होती है कि आज मैं रो लूं बस, और सारी उम्र मैं रुलाऊंगी। किसको? सबको।
परेशान नहीं हो ना, गर्ल्स सुन रही होंगी मेरी बात, मैं ऐसे ही मजाक कर रहा हूँ। खैर ये मैंने आपको बता दिया, ये 7 कलर होते हैं वाइट रोशनी के अंदर, ठीक है मेरे भाई। तो ये 7 रंग, अब मेरे पास 7 कलर के मार्कर तो नहीं है, मैं आपको ये रंग दिखाऊं। तो ये जो 7 रंग आपको नजर आते हैं ना, इन रंगों को क्या बोलते हैं? इन रंगों का नजर आना, दिस इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम। ये 7 रंग जो हमें नजर आए, इसका मतलब यहाँ पर ये स्पेक्ट्रम है, ठीक है। इसकी डेफिनेशन कैसे करेंगे? द विजुअल डिस्प्ले, आंखों से नजर आने वाला, और या फिर डिस्पर्शन ऑफ वाइट लाइट इनटू इट्स कंपोनेंट, वाइट लाइट का अपने कंपोनेंट में बिखर जाना, फैल जाना, डिस्पर्स हो जाना, वाइल जब पासिंग थ्रू, गुजारें किसमें से? आप प्रिज्म, इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम। यानी ये जो रंग आपको नजर आते हैं, इसी को हम स्पेक्ट्रम कहते हैं, ठीक हो गया जी हाँ। अब आगे चलते हैं। स्पेक्ट्रम की ना 2 मेन बड़ी टाइप्स होती हैं। नंबर 1 कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम और नंबर 2 लाइन स्पेक्ट्रम। लाइन स्पेक्ट्रम का दूसरा नाम होता है एटॉमिक स्पेक्ट्रम। पहले हम बात करेंगे कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम। कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम क्या होता है? एक ऐसा स्पेक्ट्रम होता है जिसमें वी कैन नॉट सीन, वी कैन नॉट सीन बाउंड्रीज ऑफ कलर। ये क्या बोला है? मैं अभी आपको समझाता हूं। बाउंड्रीज ऑफ कलर, देखो भाई, ये जो कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम है, इसकी एग्जांपल होती है रेनबो। बारिश के बाद आसमान के ऊपर जो कौसे कुज़ा बनती है, जैसे हम इंग्लिश में रेनबो और उर्दू में कौसे कुज़ा और हिंदी में इसको उत्तर धनुष कहते हैं, ये बनती है, रंग होते हैं ऐसे। आप कभी इसको गौर से देखें ना, तो आप रंगों के दरमियान डिफरेंशिएशन नहीं कर सकते। मतलब कहाँ रेड कलर ख़त्म हो रहा है और कहाँ ऑरेंज शुरू हो रहा है, कहाँ पर जो है ना येलो ख़त्म हो रहा है और कहाँ ग्रीन शुरू हो रहा है। यानी कि एक रंग और दूसरे रंग के दरमियान डिफरेंस आप नहीं कर सकते। एक रंग और दूसरा रंग एक दूसरे के अंदर मिक्स होता है, मर्ज होता है। वी कांट सी द बाउंड्रीज बिटवीन कलर, कि एक कलर कहाँ खत्म हो रहा है, दूसरा कलर कहाँ शुरू हो रहा है, ये हम पहचान नहीं कर सकते। ऐसे स्पेक्ट्रम को क्या कहते हैं? कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम। तो ये मैंने आपको बता दिया। दूसरा होता है लाइन स्पेक्ट्रम। लाइन स्पेक्ट्रम को हम एटॉमिक स्पेक्ट्रम भी कहते हैं। उसकी वजह है, मैं बताऊंगा। लाइन स्पेक्ट्रम क्या होता है? उसमें ऐसे लाइनें होती हैं, ठीक है, मुख्तलिफ लाइनें होती हैं, एंड वी कैन डिफरेंशिएट बिटवीन बाउंड्रीज ऑफ कलर। हम कलर्स की जो बाउंड्रीज हैं उनमें डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। हम बता सकते हैं कि कौन सा रंग ख़त्म हुआ है कब और कौन सा रंग शुरू हुआ है, ठीक है। इसको बोलते हैं क्या? एटॉमिक स्पेक्ट्रम या लाइन स्पेक्ट्रम, ठीक है। तो आप अपनी टेक्स्ट बुक में देखें ना, तो ये उसने एग्जाम्पल दी हुई है यहाँ पर। ये देखें, आपको ये लाइनें अपनी बुक पे देखना है, यहाँ तो शायद आपको नज़र ना आए। इसमें आपको जो लाइंस नज़र आ रही हैं, कलर्ड लाइंस, आपको पता है कि भाई कहाँ रेड कलर ख़त्म हुआ, कहाँ ब्लैक शुरू हुआ, कहाँ येलो कलर ख़त्म हुआ, कहाँ जो है ब्लैक या ग्रीन शुरू हुआ। तो लाइनों में आप डिफरेंशिएट भी कर सकते हैं, आप बता सकते हैं कि कौन सी लाइन कहाँ पर ख़त्म हो रही है। इस स्पेक्ट्रम को हम नाम देते हैं लाइन स्पेक्ट्रम या एटॉमिक स्पेक्ट्रम। देखें, मेरे पास ये एक कॉपी पड़ी थी, तो इस कॉपी में ना आप देखें, ये जो है ना ये येलो कलर की बड़ी लाइन है, ठीक है। फिर जो है ना ये दरमियान में ना ये वाइट लाइन है, वाइट है, ग्रीन है, येलो है। हमें पता चल रहा है कि कहाँ पे येलो खत्म हो गई, कहाँ पे ग्रीन शुरू हो गई, कहाँ पे वाइट शुरू हो गई। तो इस स्पेक्ट्रम को जो मैंने अभी आपको कॉपी पे दिखाया है, इसको लाइन स्पेक्ट्रम कहते हैं। अच्छा, इसे एटॉमिक स्पेक्ट्रम इसलिए कहते हैं क्योंकि ये एक एटम का स्पेक्ट्रम होता है। हर एटम का अलग अलग स्पेक्ट्रम होता है, अलग अलग लाइनें आती हैं, इसलिए इसको हम एटॉमिक स्पेक्ट्रम कहते हैं। ओके, तो अब हमारी जो टेक्स्ट बुक है ना, उसमें एटॉमिक स्पेक्ट्रम ही एक्सप्लेन हुआ है, ये ऊपर वाली चीज एक्सप्लेन नहीं हुई। तो फिर आपने क्यों पढ़ाई है? मैं आपकी बेस बनाना चाहता था, इसीलिए। तो प्यारे बेटे, एटॉमिक स्पेक्ट्रम जो है ना, इसकी फिर 2 किस्में होती हैं, एक और फिर दूसरी। पहली किस्म होती है एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रम और दूसरी किस्म होती है इसकी एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। आइए सबसे पहले हम एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रम को समझते हैं। उसको समझने के लिए मैं
यहाँ पे आपको एक डायग्राम बना के दिखाता हूँ। ये हमारे पास ना एक बॉक्स है, इस बॉक्स में हमारा कोई सैंपल है, यानी कोई भी गैस है और उसके पार्टिकल हैं, कोई भी गैस है, कोई भी गैस का हमारे पास सैंपल है, ठीक है, गैसियस सैंपल है, ठीक हो गया। अब हम क्या करते हैं, इस गैसियस सैंपल को ना या तो हम हीट करेंगे हाई टेम्परेचर के ऊपर, क्या करेंगे भाईजान, हम इसको हीट करेंगे एट हाई टेम्परेचर। अगर हमारे पास हीट ना हो तो हम इसको इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड करेंगे, यानी हम इसको करंट देंगे, या हीट करेंगे या करंट देंगे गैस की फॉर्म में मौजूद सैंपल को। होगा क्या, जब हम इसको हीट करेंगे या करंट देंगे तो इस सैंपल में से कुछ रेडिएशंस खारिज होंगी, कुछ शुआएं खारिज होंगी, जिनकी अपनी वेवलेंथ होगी, जिनकी अपनी फ्रीक्वेंसी होगी। ये जो रेडिएशंस यहाँ से इमिट होंगी, इन रेडिएशंस को हम एक मशीन से गुजारेंगे, जिस मशीन को आप स्पेक्ट्रोफोटोमीटर भी कहते हैं, या सिंपल आप इसको डिटेक्टर मशीन कह लें, डिटेक्टर, ठीक है, डिटेक्टर मशीन, ठीक है। इसमें से इन रेस को, इन रेडिएशंस को जब हम गुजारेंगे, ये मशीन या ये जो डिटेक्टर है, ये हमें जो है ना एक पेपर के ऊपर एक स्पेक्ट्रम बनाकर देगा, और वो जो स्पेक्ट्रम है वो लाइंस की सूरत में होगा, जैसे हमारी बुक में दिखाया भी है। एक लाइन होगी इस जगह के ऊपर, एक लाइन होगी इस जगह के ऊपर, एक लाइन यहाँ पर होगी और एक लाइन यहाँ पर होगी, तो ये ऐसे लाइनें आएंगी, ठीक है। और आपने याद रखना है कि इस गैसियस सैंपल में जो आपने गैस ली है वो हाइड्रोजन की गैस है। कौन सी गैस ली है, हाइड्रोजन की गैस। तो ये जो आपके सामने स्पेक्ट्रम बनकर आया है, ये लाइंस हैं, और आपको पता है ये कलर्ड लाइंस हैं, कलर्ड, आपकी बुक दिखा रही है, ये कलर्ड लाइंस हैं और डार्क बैकग्राउंड है, यानी पीछे ये काला बैकग्राउंड है और उसके ऊपर रंगीन लाइनें हैं, ब्लू, ग्रीन, येलो, कोई भी कलर की हो सकती हैं। तो इस किस्म के स्पेक्ट्रम को, जिसमें कलर्ड लाइंस वाजे हो जाएं और पिछला बैकग्राउंड डार्क हो, इसको एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रम कहते हैं। और ये हाइड्रोजन का एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रम आपके सामने मौजूद है। क्यों? क्योंकि इसमें रेडिएशन इमिट हुई हैं, रेडिएशन खारिज हुई हैं, इसलिए ये बनने वाले स्पेक्ट्रम का नाम है एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रम। तो मेरे प्यारे बेटे, आइए इसी बात को हमने इधर लिखा हुआ भी है, और एज इट इज आपने इसको याद करना है। आपकी बुक ने भी ये लिखा है, वो कहता है व्हेन, जब एन एलिमेंट इन इट्स गैसियस स्टेट, गैस की हालत में जब किसी एलिमेंट को हीट किया जाता है तो हाई टेम्परेचर, ज्यादा टेम्परेचर पर, या फिर सब्जेक्टेड टू इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, इसका मतलब है या फिर उस पर इलेक्ट्रिक करंट डाला जाता है, उसको इलेक्ट्रिक करंट दिया जाता है, तो क्या होता है, रेडिएशंस ऑफ सर्टेन वेवलेंथ, खास वेवलेंथ की रेडिएशंस क्या होती हैं, एमिटेड, खारिज होती हैं। अच्छा, द स्पेक्ट्रम ऑफ दिस रेडिएशन, इन रेडिएशन का जो स्पेक्ट्रम है, कंटेन्स कलर्ड लाइन, उसकी कलर्ड लाइंस होती हैं। इट इज कॉल्ड एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रम। इस स्पेक्ट्रम को हम क्या कहते हैं, एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रम का नाम देते हैं। जी, हो गया, ओके। अब हम आगे चलते हैं, एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम की बात करते हैं। प्यारे बेटे, एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम को समझने के लिए हम फिर से डायग्रामेटिकल वे में इसको समझेंगे। हमारे पास ना ये एक सैंपल है, किसका सैंपल है, कोई भी गैसियस सैंपल है, और मज़े की बात, मैं इसको ना वही गैसियस सैंपल यानी हाइड्रोजन वाला सैंपल ले लेता हूँ, यानी ये हाइड्रोजन गैस है, ओके। अब आपने इसको हीट शीट नहीं करना, ना ही आपने इसको करंट देना है, बल्कि आपने क्या करना है, इसमें से वाइट लाइट इमिट गुजारनी है, आपने इसमें से वाइट लाइट को गुजारना है, वाइट लाइट को। ये ठंडी हालत में सैंपल है, आप जब इसमें से वाइट लाइट को गुजारते हैं, इस सैंपल में से वाइट लाइट को पास करते हैं, तो मैक्सिमम लाइट जो है वो इस सैंपल के अंदर जज्ब हो जाती है, इसमें एब्जॉर्ब हो जाती है, और थोड़ा बहुत लाइट जो है वो बाहर इमिट होती है, जो जज्ब नहीं होती। तो फिर क्या होता है, आप इसको भी, जो काफ़ी सारी लाइट तो जज्ब हो जाएगी, थोड़ी सी लाइट जो बाहर निकलेगी, इसको फिर आप डिटेक्टर में से गुजारोगे। ये डिटेक्टर अपने अंदर से इस आने वाली रोशनी को गुजारने के बाद एक स्पेक्ट्रम बना देगा, और ये स्पेक्ट्रम भी बिल्कुल वैसे का वैसे होगा जैसे पहले आपने
स्पेक्ट्रम लिया है, किसका? हाइड्रोजन की गैस का। मगर इसमें जो लाइंस आएंगी ना मेरे बेटे, वो लाइंस आएंगी डार्क लाइंस आएंगी, और बैकग्राउंड जो है वो कलर्ड होगा, बैकग्राउंड कलर्ड होगा, लाइंस जो हैं वो काली होंगी, डार्क होंगी। तो इसको आप लिखेंगे कि डार्क लाइंस। कौन सी लाइन? डार्क लाइंस। और ये जो स्पेक्ट्रम बन के आएगा जिसमें कलर्ड बैकग्राउंड और डार्क लाइनें होंगी, इसको आप एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम कहते हैं। और मजे की बात मैं आपको बताऊं, यहां पर जो आपने हाइड्रोजन गैस ली, यहां पर भी हाइड्रोजन गैस ली, तो यहां पर जो स्पेक्ट्रम आया, जितनी लाइनें उसमें थी इधर भी उतनी लाइनें ही आएंगी। फर्क किस चीज का होगा कि एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रम में कलर्ड लाइंस होंगी और डार्क बैकग्राउंड होगा, और एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में कलर्ड बैकग्राउंड होगा और डार्क लाइनें होंगी। सर आप हमें कोई एग्जांपल दे सकते हैं एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रम की? यस बिल्कुल मैं आपको दे सकता हूं। आप हड्डी टूट जाए, अल्लाह ना करे किसी की, तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, वो एक्सरे लिखता है। जब हमें एक्सरे लेकर आते हैं ना, तो आपने देखा है उसका जो बैकग्राउंड है वो सारा काला होता है, मगर जहां जहां हड्डी होती है वो जगह व्हाइट होती है, ब्राइट होती है। तो वो एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रम की एग्जांपल है। यानी वो जो एक्सरे हम डॉक्टर को दिखा रहे होते हैं वो एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रम ही है। ओके, तो इसको जो आपने ऊपर समझाया है, ये जो समझाया है एटॉमिक एमिशन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, तो इसको आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे? देखें, एक बात सुन लें, जो एब्जॉर्ब हुई है ना रेडिएशन, उन्हीं रेडिएशन की ये जो लाइनें हैं ये आई हैं, डार्क लाइनें। ठीक हो गया। अब इसको लिखा है बुक वाले ने कैसे, देखें, व्हेन अ बीम ऑफ व्हाइट लाइट इज पास्ड, गुजारी जाती है, थ्रू अ गैसियस सैंपल, गैस के सैंपल से, ऑफ एन एलिमेंट इन कूल्ड स्टेट। देखो ये एक एलिमेंट का गैसियस सैंपल है और मैंने बोला है ये कूल्ड हालत में है, ठंडी हालत में है, तो क्या होगा? सर्टेन वेवलेंथ आर एब्जॉर्ब्ड, कुछ वेवलेंथ इसके अंदर या कुछ रेडिएशंस इसके अंदर जज्ब हो जाएंगी। द वेवलेंथ ऑफ व्हाइट लाइट की वो वेवलेंथ, वो रेडिएशन दैट हैज बीन एब्जॉर्ब्ड, जो एब्जॉर्ब्ड हो चुकी हैं बाय द एटम्स, शो अप, जाहिर होंगी एज डार्क लाइन, डार्क लाइनों की शक्ल में वो हमें वाजे होंगी, नजर आएंगी। द स्पेक्ट्रम ऑफ दिस रेडिएशंस, इन रेडिएशंस का जो स्पेक्ट्रम है इज कॉल्ड एन एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। तो इसको हम क्या कहते हैं? एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम कहते हैं। और आपकी टेक्स्ट बुक में हाइड्रोजन के अलावा और भी एलिमेंट हैं जिनका उन्होंने एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रम दिखाया हुआ है। आप अपनी टेक्स्ट बुक पे देख सकते हैं कि ऊपर वाली पहली पट्टी पर हीलियम का एटॉमिक स्पेक्ट्रम दिखाया है, नीचे वाली पट्टी पर नियॉन का दिखाया है, उसके नीचे सोडियम का एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रम दिखाया है, उससे नीचे मरकरी का एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रम दिखाया है। आप एक बात को गौर से देखें ना, तो हर एक एलिमेंट का जो स्पेक्ट्रम आ रहा है उसमें लाइनों की तादाद अलग अलग है। इधर लाइनों की तादाद सेम थी एटॉमिक एमिशन और एब्जॉर्प्शन में। क्यों? क्योंकि यहां भी हाइड्रोजन गैस था, यहां भी हाइड्रोजन गैस था। ओके, मगर यहां पर जो है ऐसा क्यों है कि ये लाइनें हर हर एलिमेंट की अलग अलग क्यों आ रही हैं? इसलिए क्योंकि हर हर एलिमेंट अलग अलग एलिमेंट है और उस एलिमेंट के अंदर अलग अलग शेल्स हैं, मतलब शेल्स की तादाद मुख्तलिफ है। और हर एलिमेंट के एटम के अंदर जिस तरह शेल अलग अलग हैं, मतलब मुख्तलिफ हैं, किसी में एक शेल है, किसी में दो शेल है, किसी में चार शेल है, तो इसी तरह उनमें इलेक्ट्रॉन्स भी मुख्तलिफ हैं, किसी में 2 इलेक्ट्रॉन है, किसी में 10 इलेक्ट्रॉन है, किसी में 12 इलेक्ट्रॉन है। तो इससे क्या बात साबित हो रही है? इससे ये बात साबित हो रही है कि जैसे हर हर एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन की तादाद मुख्तलिफ है और उनके शेल्स या ऑर्बिट की तादाद भी मुख्तलिफ है, इसीलिए उनके जो स्पेक्ट्रम की लाइंस आई हैं उनकी तादाद भी मुख्तलिफ है। किसी एक एटम का स्पेक्ट्रम किसी दूसरे एटम के स्पेक्ट्रम से मैच नहीं करेगा। हर एटम का स्पेक्ट्रम की लाइन दूसरे एटम के स्पेक्ट्रम की लाइन से अलग अलग होगी। तो इसको समझने के लिए मैंने कुछ फिक्रे लिखे हैं आपके सामने जो आपको बहुत आसानी पैदा कर देंगे टॉपिक को, कि भाई हम कैसे इस स्पेक्ट्रम से इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का आइडिया लगाते हैं। ईच एलिमेंट, हर एलिमेंट हैज यूनिक अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी हर एलिमेंट की
इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन यूनिक है, यानी बाकी से दूसरों से मुख्तलिफ है, अलग है, ठीक है। और दूसरी बात, ईच एलिमेंट हैज यूनिक रेंज ऑफ एनर्जी लेवल, यानी हर एलिमेंट के अंदर एनर्जी लेवल अपने अपने हैं, यानी किसी के अंदर के शेल, अच्छा एनर्जी लेवल से क्या मुराद है, शेल, ऑर्बिट, या तीसरा नाम इसका एनर्जी लेवल होता है। तो हर एलिमेंट के अंदर एनर्जी लेवल जो होते हैं, ये शेल जो होते हैं, उनकी अपनी अपनी रेंज होती है, मतलब अपनी अपनी उनकी तादाद होती है, यूनिक एनर्जी लेवल होते हैं। नेक्स्ट, वेवलेंथ, लैम्डा का साइन वेवलेंथ, एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशंस एब्जॉर्ब्ड आर इवॉल्व मस्ट बी आल्सो यूनिक। हाँ, चूंकि हर एलिमेंट के अंदर इलेक्ट्रॉन की अरेंजमेंट मुख्तलिफ है, तो उन एलिमेंट के एटम से एब्जॉर्ब होने वाली या इवॉल्व होने वाली जो रेडिएशंस हैं वो भी यूनिक होंगी। हर एलिमेंट की अलग अलग वेवलेंथ वाली और अलग अलग फ्रीक्वेंसी वाली रेडिएशन एब्जॉर्ब या इवॉल्व होगी। और ये भी आपको पता होना चाहिए, बोहर के मॉडल में आपने पढ़ा था कि जब इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जंप करता है तो एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, जब ऊपर वाले ऑर्बिट से नीचे वाले ऑर्बिट में आता है तो एनर्जी इवॉल्व होती है, ठीक है। तो आगे देखें, 10 लिहाजा इन एवरी एलिमेंट हैज इट्स ओन स्पेक्ट्रम, हर एलिमेंट का अपना अपना स्पेक्ट्रम होगा, वो मैं आपको दिखा चुका हूं बुक से। तो अब इससे क्या साबित हुआ कि एवरी एलिमेंट इज आइडेंटिफाइड बाय इट्स कैरेक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रम, हर एलिमेंट की उसके कैरेक्टरिस्टिक, उसके खास स्पेक्ट्रम से आइडेंटिफिकेशन हो जाएगी, पहचान हो जाएगी। यानी हमें अगर लिटरेचर बता रहा हो कि सोडियम एलिमेंट की 2 लाइनें आती हैं स्पेक्ट्रम की, तो जब हम एक्सपेरिमेंट करेंगे तो वाकई में उसकी 2 लाइनें आएंगी, है ना। और हमें कोई बताए कि हाइड्रोजन एटम की सेवरल लाइंस आती हैं, तो उसका जब हम स्पेक्ट्रम लेंगे तजुर्बा करके तो उसकी सेवरल लाइंस का स्पेक्ट्रम आएगा। जी हाँ, तो इसका मतलब ये हुआ कि जैसे हर एलिमेंट का अपना अपना स्पेक्ट्रम है, कैरेक्टरिस्टिक, तो हम इस स्पेक्ट्रम से उस एलिमेंट की आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं, उसकी पहचान कर सकते हैं, और उसमें मौजूद नंबर ऑफ शेल्स की भी पहचान कर सकते हैं, और उसके शेल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की जो तरतीब है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, उसकी भी हम पहचान कर सकते हैं। इसलिए एक खास फिक्रा बुक वाले ने जो लिखा है, उसने लिखा है 10 लिहाजा एटॉमिक स्पेक्ट्रम आर द फिंगरप्रिंट्स ऑफ द एलिमेंट। एटॉमिक स्पेक्ट्रम जो हैं वो हर एलिमेंट का फिंगरप्रिंट है। जिस तरह हमारा जो अंगूठा है इसको हम फिंगरप्रिंट लगाते हैं, हमारे ही अंगूठे से हमारे मोबाइल का जो है वो लॉक खुलता है, कोई और बंदा अंगूठा लगाता रहे तो हमारे मोबाइल का लॉक नहीं खुलता, ठीक है। तो अक्सर जो वाइफ होती हैं, वो मेल सो रहा हो ना रात को, अगर उसका प्राइवेट पासवर्ड लगा हुआ है या थंब लगा हुआ है तो खातून उठती है, हाथ पकड़ के मोबाइल पे लगा देती है और वो मोबाइल खुल जाता है। इसलिए फेस एक्सप्रेशन लगाना चाहिए ताकि कोई बीवी आपकी खोल ना पाए। सॉरी, आपकी तो बीवियाँ नहीं है, मैं वॉइस से मुखातिब हूँ, यानी कि इन फ्यूचर मैं आपको समझा रहा हूँ। हाँ, तो मैं कभी सोचता हूँ कि मैं पैर का अंगूठा लगा दूँ ताकि फिर कोई खोल ना पाए, मगर नहीं, वो भी खुल जाएगा। जब वो मुझे लगाता देखेंगी तो फिर रात को वो पैर का अंगूठा भी लगा लेंगी जब मैं सोया पड़ा हूँगा। इसलिए फेस एक्सप्रेशन, आँखों का जो हमारा होता है रेटिना, ये बेस्ट लॉक है, बॉयज याद रखना। ओके, तो 10 एटॉमिक स्पेक्ट्रा आर द फिंगरप्रिंट्स ऑफ द एलिमेंट। ये फिंगरप्रिंट्स है, यानी हर एलिमेंट का अलग एटॉमिक स्पेक्ट्रा है। जिस तरह हमारे हर इंसान का अलग अलग फिंगरप्रिंट है, इस तरह हर एलिमेंट का जो स्पेक्ट्रम बनेगा, चाहे वो एटॉमिक एमिशन बने चाहे वो एटॉमिक एब्जॉर्प्शन बने, वो अलग अलग होगा। ठीक हो गया, तो ये हमारा एक पोर्शन खत्म हो गया इस टॉपिक का। अब हम चलते हैं दूसरे पोर्शन की जानिब। दूसरा कौन सा है? दूसरा जो सोर्स था वो था आयोनाइजेशन एनर्जी। आपको मालूम है आयोनाइजेशन एनर्जी किसे कहते हैं? मैंने चैप्टर नंबर 1 में बड़ी डिटेल से आयोनाइजेशन एनर्जी पढ़ाई है। आप अगर वो वाला टॉपिक सुन लें ना तो फिर ये जो मैं अब पढ़ा रहा हूँ ये आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। एक एटम है, ठीक है, उस एटम के आखिरी शेल में जो इलेक्ट्रॉन है उसको निकालने के लिए जो हम एनर्जी देते हैं उसे आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं, ठीक है। अच्छा, एक इलेक्ट्रॉन आपने निकाल लिया,
तो दी जाने वाली एनर्जी कहलाएगी फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। अब वो एटम जिसमें से आप एक इलेक्ट्रॉन निकाल चुके हैं और तो वो आयन बन जाएगा ना पॉजिटिव। अब आप उसमें से जब दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो अब जो आप एनर्जी उसको देंगे दैट विल बी नोन एज सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी। इसी तरह जब आप तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो दी जाने वाली एनर्जी कहलाएगी थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। ओके, तो अब हम आगे चलते हैं कि हमने पढ़ना क्या है। हमने पढ़ना है आयोनाइजेशन एनर्जी एंड एनर्जी लेवल्स। इस आयोनाइजेशन एनर्जी की मदद से हम ये मालूम कर सकते हैं कि किसी एटम में कितने शेल हैं, कितने एनर्जी लेवल्स हैं। जी हाँ, बिल्कुल। तो देखें कैसे वो पढ़ाता है। तो मैंने इस टॉपिक को कुछ आसान भी किया है। कहता है वी कैन इन्वेस्टिगेट, हम ये मालूम कर सकते हैं क्या, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बाय मयरिंग एक्सपेरिमेंटली द आयोनाइजेशन एनर्जीज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाय टू वेज। दो तरीकों से हम किसी भी एटम के इलेक्ट्रॉन की आयोनाइजेशन एनर्जीज को फाइंड आउट करके उस एटम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन और उसके अंदर मौजूद नंबर ऑफ शेल्स का पता लगा सकते हैं। कैसे लगाते हैं? टू वेज से, दो तरीकों से। पहला तरीका क्या है? सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ सेम एलिमेंट, एक ही एलिमेंट की सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जीज। ये सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जीज क्या होती हैं? मैंने आपको अभी बताया है, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी, थर्ड फोर्थ आयनाइजेशन एनर्जी, इन्हें सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जीज कहते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हमारे पास एक एलिमेंट है एक्स, उसके एटम को हम जाहिर कर रहे हैं, इसमें से अगर हम एक इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो इसके ऊपर +1 का चार्ज आ जाएगा, और क्योंकि इसका एक इलेक्ट्रॉन जो है वो लूज हो गया। ओके, अब इसकी जो इस दौरान जो हम एनर्जी देंगे दैट विल बी नोन एज फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। आपकी बुक वाले ने इस तरह लिखा है डेल्टा H1 आई माने आयोनाइजेशन एनर्जी। सेम इसी तरह से अगर हम इसी X पॉजिटिव आयन से, जिसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल चुका है, एक और इलेक्ट्रॉन अगर हम रिमूव करना चाहते हैं, यानी दूसरा इलेक्ट्रॉन, तो फिर इस पर +2 का चार्ज आ जाएगा और वो एक इलेक्ट्रॉन जो दूसरा हम निकाल रहे हैं वो यहाँ आ जाएगा। अब जो इसकी एनर्जी होगी वो कहलाएगी डेल्टा H सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी, डेल्टा H2 आई माने आयोनाइजेशन एनर्जी। सेम इसी तरह से अब जिसमें से दो इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी निकल चुके हैं, हम तीसरा इलेक्ट्रॉन रिमूव करना चाहते हैं, तो इसमें से जब तीसरा इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो इसके ऊपर +3 का चार्ज आ जाएगा और वो तीसरा इलेक्ट्रॉन ये आ गया। तो अब इसकी जो दी जाने वाली एनर्जी होगी दैट विल बी डिनोटेड एज डेल्टा H3 थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। ओके हो गया? जी हाँ सर, ओके हो गया। अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं मैग्नीशियम की तो आपको कुछ चीजें समझ आएंगी। देखें भाई, मैग्नीशियम है हमारे पास Mg, ठीक है। Mg के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है, ये एटम है जो कि न्यूट्रल फॉर्म में है। अगर आप Mg यानी मैग्नीशियम के एटम में से एक इलेक्ट्रॉन निकालते हो ना, +1 चार्ज इस पर आ जाता है और इसकी जो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी है, यूं भी लिखा जाता है, उसकी वैल्यू होती है +738 किलो जाउल पर मोल। ओके, अब आगे चलते हैं। अब मैग्नीशियम के आयन से Mg+1 से जब हम एक और इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो इसके ऊपर +2 का चार्ज आ जाएगा और वो और इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया। तो अब जो एनर्जी दी गई दैट विल बी नोन एज सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू मैग्नीशियम की लिटरेचर से क्या मिलती है? +1450, तकरीबन डबल हो गई है, देख रहे हैं आप, 1450 किलो जूल पर मोल। इसी तरह अगर हम मैग्नीशियम के मैग्नीशियम के +2 वाले आयन से जब तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, मैग्नीशियम +2 से जब हम तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो Mg के ऊपर +3 का चार्ज आ जाएगा और तीसरा इलेक्ट्रॉन ये आ गया। तो अब इसकी थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी की जो वैल्यू है वो कितनी होगी? वो होती है 7730 किलो जाउल पर मोल, 7730 किलो जूल पर मोल। ओए होए, ये तो बहुत ज्यादा है। जी हाँ, बिल्कुल बहुत ज्यादा है। अब हम इसी बात को, जो सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ सेम एलिमेंट है, यानी एक ही एलिमेंट की सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी, एक के बाद दूसरी, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, सेकंड एंड थर्ड, इसको हम ग्राफ की मदद से देखेंगे। प्यारे बेटे, ग्राफ में ना एक्स एक्सिस के ऊपर हमने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिमूव्ड लिखे हुए हैं और वाई एक्सिस के ऊपर log 10 ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी लिया हुआ है। तो आपको पता है इसका ग्राफ किस तरह से आता है। आइए
आइए आपको ग्राफ बनाने का तरीका सिखाता हूं। देखें, ये एक इलेक्ट्रॉन है ना, इसके ऊपर आप एक स्टार लगा दें यहाँ पर। ये दूसरा इलेक्ट्रॉन है, इसके ऊपर भी यहाँ पर एक स्टार लगा दें। फिर तीसरे इलेक्ट्रॉन पे काफी गैप के साथ आप यहाँ पर एक स्टार लगाएं। फिर थोड़ा थोड़ा गैप, मतलब थोड़ा थोड़ा ऊपर करते जाएं। चौथा यहाँ पर आ गया, ठीक है। फिर पांचवा यहाँ पर आ गया, फिर छठा यहाँ पर आ गया, फिर सातवां यहाँ पर आ गया, फिर आठवां यहाँ पर आ गया, फिर नौवां यहाँ पर आ गया, फिर 10वां यहाँ पर आ गया, फिर 11वें को यहाँ ले जाएं, ठीक है, यहाँ पर, और 12वां यहाँ आ जाएगा। ठीक हो गया। अच्छा, अब सर ये क्या कह रहा है ग्राफ, अब मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जब एक इलेक्ट्रॉन निकाला गया तो इतनी एनर्जी जो है वो इस्तेमाल हुई, आयोनाइजेशन एनर्जी। फिर जब दूसरा इलेक्ट्रॉन निकाला गया तो ये वाली एनर्जी, यानी वो थोड़ा सा ऊपर चला गया स्टार, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद जब तीसरा इलेक्ट्रॉन निकाला तो ये इतना सारा जंप है, ये देखें, ये गैप है, ठीक हो गया, तो ये। और फिर चौथा इलेक्ट्रॉन निकाला गया तो ये इतनी एनर्जी बढ़ी, पांचवें के लिए इतनी, छठा ये, सातवां, आठवां, नौवां और ये 10वां। जब 10 इलेक्ट्रॉन निकाले गए तो इतनी एनर्जी, यानी यहाँ से आपको एनर्जी मिलेगी, आयोनाइजेशन। फिर जब आपने 11वां इलेक्ट्रॉन निकालना चाहा तो इतनी ज़्यादा एनर्जी आपको दरकार हुई। और फिर जब आपने 12वां निकाला तो फिर ये एनर्जी जो है आपको दरकार हुई। आइए इस ग्राफ को समझने की कोशिश करते हैं। मेरे प्यारे बेटे, इस ग्राफ में ये जो आपको ये वाला इलेक्ट्रॉन नजर आ रहा है और ये वाला पहला और दूसरा इलेक्ट्रॉन, ये थर्ड शेल के इलेक्ट्रॉन है। थर्ड शेल मतलब ये थर्ड शेल है, मतलब आखिरी शेल है, ठीक है, आखिरी शेल है। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2 इलेक्ट्रॉन हैं आखिरी शेल में। मतलब आप अगर मैग्नीशियम का एटम यहाँ पर ड्रा करें तो ये उसका न्यूक्लियस है, ये पहला शेल है और ये दूसरा शेल है और ये तीसरा शेल है, ठीक हो गया। तो आप देखें थर्ड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? एक और एक, 2 इलेक्ट्रॉन हैं। तो थर्ड शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, एक यहाँ और एक यहाँ। तो थर्ड शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, ये यहाँ से साबित हो गया, ठीक हो गया। तो सर ये पहला इलेक्ट्रॉन, जी हाँ भाई, जब हम इलेक्ट्रॉन निकालते हैं ना तो पहले हम आखिरी शेल वाला इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, तो इसको हम पहला इलेक्ट्रॉन कहेंगे जो आखिरी शेल में मौजूद है। पहले हम इसको निकालेंगे तो इसके लिए ये स्टार है, इसको निकालेंगे तो इसके लिए ये स्टार है। मतलब पहले इलेक्ट्रॉन को जो बाहर मौजूद है, इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए ये एनर्जी जरूरत हुई है और इस वाले दूसरे इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए ये वाली एनर्जी यूज हुई है। अब जरा आगे चलते हैं। ये जो आपको नजर आ रहा है ये 8 इलेक्ट्रॉन है और ये कौन सा शेल है? ये सेकंड शेल है। ये कौन सा शेल है? ये सेकंड शेल है मेरे बेटे। और सेकंड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हैं। ये इस ग्राफ से पता चल रहा है। तो ये आपको ग्राफ ही बता रहा है ना, आयोनाइजेशन एनर्जी वाला ग्राफ है, यही बता रहा है कि कितने शेल हैं और उनमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं। तो ये सेकंड शेल में हो गए कितने? 8 इलेक्ट्रॉन, 2, 4, 6 और ये 8। मैं इसको मिला देता हूं किसके साथ? सेकंड शेल के साथ, ठीक हो गया। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इलेक्ट्रॉन हैं। ओके, अब आगे चलते हैं। ये जो आपको 2 स्टार नजर आ रहे हैं ना एंड पे, ये 2 स्टार, ये 11वां और 12वां इलेक्ट्रॉन, ये कौन सा शेल है? ये फर्स्ट शेल है। जी हाँ, ये पहले शेल के इलेक्ट्रॉन हैं और पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? स्टार कितने हैं? 2 हैं। तो ये जो है ना जनाब पहला शेल है, आप इसको पहले शेल में ले जाएं और उधर कितने इलेक्ट्रॉन लगाएं? 2 इलेक्ट्रॉन लगाएं। इज दैट क्लियर? यस सर। अब देखें ये ग्राफ हमें क्या क्या बता रहा है। ये ग्राफ हमें टोटली ये बता रहा है कि कितने शेल हैं, ठीक है, और उनमें कितने कितने इलेक्ट्रॉन हैं। तो फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हैं और सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हैं और थर्ड शेल में भी सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन हैं। अब समझना जरा गैप इनके दरमियान। देखो ये पहला इलेक्ट्रॉन यानी लास्ट इलेक्ट्रॉन थर्ड शेल में मौजूद, ये वाला इलेक्ट्रॉन जब हमने निकाला तो इसके लिए एनर्जी ये वाली दरकार हुई। फिर ये वाला दूसरा इलेक्ट्रॉन जो कि आखिरी शेल में है, थर्ड शेल में, वो जब हमने निकाला तो थोड़ी सी मजीद एनर्जी जो है वो दरकार हुई। फिर क्या हुआ? जब हम दूसरे इलेक्ट्रॉन से तीसरे इलेक्ट्रॉन पर गए, मतलब ये 2 निकाल लिए और ये वाला तीसरा इलेक्ट्रॉन, सेकंड शेल वाला इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जब हमने सोचा तो एनर्जी जो है वो गैप देखें कितना है। इसे बोलते हैं जंप और इसे कहते हैं फर्स्ट जंप। कौन सा जंप? पहला जंप, ठीक है। ओके, ये जंप क्यों आया है आपको पता है? जब पहले शेल से आप यानी आखिरी शेल से आप इलेक्ट्रॉन निकाल लोगे तो फिर दूसरा शेल बच जाएगा। अब दूसरे शेल के ऊपर
न्यूक्लियस की जो अट्रैक्शन है वो ज्यादा होगी, इसलिए दूसरे शेल से इलेक्ट्रॉन को निकालना यानी तीसरे इलेक्ट्रॉन को निकालना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि न्यूक्लियस दूसरे शेल को ज्यादा खींच रहा है। क्यों? क्योंकि दूसरा शेल न्यूक्लियस के करीब है, न्यूक्लियस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, इसलिए वो दूसरे शेल को ज्यादा ताकत से खींचता है। इसलिए थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी, ये वाले तीसरे इलेक्ट्रॉन को निकालने वाली एनर्जी, ये ऊपर जंप है, ऊपर गैप है एनर्जी का, बहुत ऊपर है। ठीक हो गया। सेम इसी तरह से फिर दूसरे शेल में से जब आप एक एक इलेक्ट्रॉन निकालते जाओगे तो थोड़ा थोड़ा एनर्जी बढ़ती जाएगी, मगर जब आप फिर दूसरा शेल भी खत्म हो जाएगा, फिर आप पहले शेल पे आ जाओगे, फर्स्ट शेल पे, तो फर्स्ट शेल यानी दूसरे शेल और फर्स्ट शेल के दरमियान गैप देखे कितना ज्यादा है एनर्जी का, इसे बोलते हैं सेकंड जंप। सेकंड जंप, ठीक है, और ये बहुत ज्यादा है। क्यों? क्योंकि जब दूसरा शेल खत्म हो जाएगा, फिर तीसरा यानी अंदर वाला जो फर्स्ट शेल है वो आ जाएगा, तो फिर उसमें इलेक्ट्रॉन को निकालना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। और क्यों मुश्किल हो जाएगा? क्योंकि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बहुत करीब होंगे, उनको निकालने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए होगी। एक बात आप और भी देखें कि ये जो फर्स्ट जंप है ना और ये जो सेकंड जंप है, इनमें भी फर्क है। फर्स्ट जंप में थोड़ा फर्क है एनर्जी का, सेकंड जंप में बहुत ज्यादा फर्क है एनर्जी का। ठीक हो गया। तो ये जो मैंने आपको ग्राफ समझाया है, इसने हमें सब कुछ बता दिया है कि कितने शेल हैं, उनमें कितने कितने इलेक्ट्रॉन हैं। ये सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी से पता चला है, आपको नजर भी आ रहा है। तो इस ग्राफ में जितना कुछ मैंने समझाया है उसको मैंने ना शॉर्टकट में नीचे लिख भी दिया है। आओ आपको रीड करवाता हूं, मैं बैठ जाऊंगा नीचे। पहली बात देखिएगा, वो कहता है सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी टेल्स अस, हमें बताती है हाउ मैनी शेल्स एन एटम हैज, किस एटम में कितने शेल हैं, एंड विच इलेक्ट्रॉन इज टाइटली बाउंड टू द न्यूक्लियस, और कौन सा इलेक्ट्रॉन है जो सबसे ज्यादा टाइटली बाउंडेड है न्यूक्लियस के साथ। जाहिर है ये वाला इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा टाइटली बाउंड है, फर्स्ट शेल का पहला इलेक्ट्रॉन, फिर उससे कम दूसरा इलेक्ट्रॉन पहले शेल का, फिर ऐसे ही। ओके हो गया। नेक्स्ट आगे चलें, वो क्या कहता है? वो कहता है ईच नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन, हर अगला इलेक्ट्रॉन, हार्डर टू रिमूव, मुश्किल है उसको निकालना। यानी आखिरी शेल का पहला इलेक्ट्रॉन, ये वाला इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है, फिर उसके बाद इसी आखिरी शेल का दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है, फिर आप आ जाएं दूसरे शेल पर तो इस इलेक्ट्रॉन निकालना और मुश्किल है, फिर और मुश्किल है, फिर और मुश्किल है, फिर और, क्योंकि एनर्जी जो बढ़ रही है। जी हाँ। नेक्स्ट आगे देखें, उसने क्या लिखा कि फर्स्ट एंड सेकंड इलेक्ट्रॉन रिमूव इजिली, थर्ड इलेक्ट्रॉन हार्ड न्यू शेल आ गया है। देखो भाई, पहला इलेक्ट्रॉन और दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है, ऊपर से ये और ये इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है, थोड़ी थोड़ी एनर्जीज है, मगर जब आपने तीसरा इलेक्ट्रॉन निकाला दूसरे शेल में से, ये वाला तीसरा इलेक्ट्रॉन, तो बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ी, इसको निकालना मुश्किल था। तो जब कभी ऐसा हो कि भाई एक इलेक्ट्रॉन आपने निकाल लिया, एनर्जी दे दी, दूसरा इलेक्ट्रॉन निकाला, उससे थोड़ी ज्यादा एनर्जी दे दी, मगर जब तीसरा निकालना चाहा तो बहुत ज्यादा गैप आ गया एनर्जी का, तो इसका मतलब वो नए शेल से आप निकाल रहे हैं। जी हाँ, तो यही बात उसने लिखी है। अब आगे चलें, बिग जंप इनर शेल स्टार्ट, मतलब जंप आ गया बिग, मतलब यहां से यहां इतना जंप नहीं है, इधर से इधर जंप आया है बिग, तो इसका मतलब अंदरूना शेल शुरू हो गया है। मतलब ये जो स्टार हैं ये थर्ड शेल के लिए हैं, यानी आखिरी शेल के लिए, मगर ये जो है ये अंदर वाले यानी दूसरे शेल के लिए, तो इधर और इधर जंप आया है ना, गैप आया है ना, तो इसलिए इसका मतलब यहां से एक और शेल शुरू हो गया है। आगे देखें, 2 jumps is equal to 3 shell in मैग्नीशियम। 2 जंप हैं, फर्स्ट जंप सेकंड जंप, 2 जंप का मतलब है 3 शेल हैं मैग्नीशियम में टोटल। अगर 3 जंप हो तो कितने शेल होंगे बताओ? 2 जंप हैं तो 3 शेल हैं, 3 जंप होंगे तो 4 शेल, 5 जंप होंगे तो 6 शेल, यानी जितने जंप होंगे ना शेल का नंबर उससे एक ज्यादा होगा। ठीक हो गया, मैंने आपको समझा दिया। आखिरी बात जो करनी है वो क्या है? वो ये है कि फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, मुख्तलिफ एलिमेंट की जो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी होती है
वो हम निकाल कर देखते हैं। तो ये इस ग्राफ से हम इसको समझेंगे, जो कि बहुत आसान है। मैं आपको सजेस्ट करूंगा, ये सारा ग्राफ हम नहीं बना सकते। अगर किसी बच्चे को शौक हो, वो ये ग्राफ बनाना चाहता हो अच्छे इंप्रेशन के लिए पेपर में, तो फिर जनाब वो यहाँ तक बना ले, बस 18 तक। तो आए इस ग्राफ को समझते हैं। इस ग्राफ में ना एटॉमिक नंबर लिया गया है एक्स एक्सिस के ऊपर, 0 एटॉमिक नंबर, 10 एटॉमिक नंबर, 18 एटॉमिक नंबर, 36 एटॉमिक नंबर, ओके। और वाई एक्सिस के ऊपर आयोनाइजेशन एनर्जी ली गई है 0 से 500, 1000, 1500, 2000 और 2500, ठीक है। और ये इस तरह का ग्राफ आया है, ये हमें मशीन देती है, ठीक है। इस ग्राफ में आपको मैं बताता हूँ कि एलिमेंट कौन कौन से हैं और कहाँ कहाँ हैं। देखें, ये जो सबसे पहला ये पॉइंट है ना, ये हाइड्रोजन का है, हाइड्रोजन का, और ये है हीलियम का। तरतीब के साथ हम जाएंगे, हाइड्रोजन, हीलियम, फिर लिथियम, फिर ये वाला है बेरिलियम, ठीक है, फिर ये है बोरान, फिर ये है कार्बन, ये है नाइट्रोजन, ये है ऑक्सीजन, ये है फ्लोरीन, ये है नियॉन, ठीक है, नियॉन। और फिर नीचे आ जाए, नियॉन के बाद क्या होता है, ये सोडियम, और फिर आगे चले मैग्नीशियम, आगे चले एल्युमिनियम, आगे चले सिलिकॉन, ये किसका है फास्फोरस, ये किसका है सल्फर, उसके बाद क्लोरीन, उसके बाद आर्गन, उसके बाद पोटाशियम, उसके बाद कैल्शियम। जी हाँ, यहाँ तक आप ये ग्राफ बना दें। पहले 20 एलिमेंट का ये ग्राफ मैंने बनाने की कोशिश की है। ओके मेरे प्यारे बेटे, अब देखो ये ग्राफ हमें क्या बता रहा है। ये ग्राफ हमें जो बता रहा है वो मैं आपको समझाता हूँ। देखें, पहली बात, ऑल आयोनाइजेशन एनर्जीज आर एंडोथर्मिक। ये तो हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए एनर्जी देनी पड़ती है, इसलिए ऑल आयोनाइजेशन एनर्जीज आर एंडोथर्मिक। इट टेक्स एनर्जी टू रिमूव इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमें एनर्जी देनी पड़ती है, ओके। ये ग्राफ हमें दो चीजें बता रहा है, और वो कौन सी बता रहा है कि डाउन द ग्रुप, जब हम ग्रुप में टॉप टू बॉटम नीचे आते हैं तो आयोनाइजेशन एनर्जी जो है ये डिक्रीज होती है एक ही ग्रुप में, ठीक है, डिक्रीज होती है। क्यों डिक्रीज होती है, मैं आपको पहले चैप्टर में पढ़ा चुका हूं कि आयोनाइजेशन एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस या एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज, जब हम ऊपर से नीचे आते हैं ना किसी भी एटम के अंदर, किसी भी ग्रुप में, तो नंबर ऑफ शेल बढ़ते हैं। हमने पढ़ा हुआ है कि हाइड्रोजन में 1 शेल है, फिर लिथियम में 2 शेल हैं, फिर सोडियम में 3 शेल हैं, फिर सोडियम के बाद पोटेशियम में 4 शेल हैं। तो नंबर ऑफ शेल जब बढ़ते हैं तो न्यूक्लियस और आखिरी शेल एक दूसरे से दूर होते जाते हैं, और न्यूक्लियस और आखिरी शेल की अट्रैक्शन कम होती जाती है। तो इसलिए आखिरी शेल से इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान होता चला जाता है। इसलिए टॉप टू बॉटम जब आप किसी ग्रुप में आएंगे, किसी खास ग्रुप में, जैसे पहले ग्रुप में हालिने की रब से फरियाद, तो आयोनाइजेशन एनर्जी में कमी आती जाएगी। देखो कैसे, ये ग्राफ आपको बताएगा। देखो, ये हमारे पास है हाइड्रोजन, ठीक है। पहला ग्रुप लिखना ले। पहला ग्रुप क्या होता है, हालिने की रब से फरियाद, हा ली ने की, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। देखना, ये है आयोनाइजेशन एनर्जी किसकी, हाइड्रोजन की। ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, पहली आयोनाइजेशन एनर्जी है हर एलिमेंट की। अच्छा, फिर जरा दूसरा कौन सा एलिमेंट है, लिथियम। लिथियम की देखो, ये हाइड्रोजन की ऊपर है, लिथियम की नीचे है, वाह जी वाह। उसके बाद सोडियम है, सोडियम की तकरीबन लिथियम के करीब होती है, मगर थोड़ा सा इससे नीचे होती है, ठीक है। ये लिथियम की है और ये सोडियम की है, क्या, आयोनाइजेशन एनर्जी, ओके। फिर आप नीचे आते हैं पोटेशियम, ये देखो पोटेशियम की आयोनाइजेशन एनर्जी और कम हो गई। फिर पोटेशियम के नीचे क्या होता है, रुबिडियम, उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी और कम। तो आप देखेंगे आयोनाइजेशन एनर्जी क्या हो रही है, कम हो रही है, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, जब हम टॉप टू बॉटम ग्रुप में मूव कर रहे हैं। ओके मेरे बेटे, यस सर। अब आगे चले, अब जरा बात करते हैं हम पीरियड की लेफ्ट टू राइट, अक्रॉस द पीरियड। जब हम पीरियड में मूव करते हैं तो आयोनाइजेशन एनर्जी आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज होती चली जाती है, बढ़ती चली जाती है आयोनाइजेशन एनर्जी। क्यों, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि आयोनाइजेशन एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। जब आप लेफ्ट टू राइट जाते हो ना तो नंबर ऑफ शेल तो सेम रहते हैं, जैसे कि दूसरे पीरियड में नंबर ऑफ शेल कितने होंगे, 2, ठीक है, सब में 2 नंबर ऑफ शेल होंगे। तो लेफ्ट टू राइट जब आप दूसरे पीरियड में जाते हैं तो नंबर ऑफ शेल तो सेम रहते हैं, मगर न्यूक्लियस में न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, प्रोटॉन की तादाद बढ़ती है, जिसकी वजह से न्यूक्लियस दूसरे शेल को आहिस्ता आहिस्ता ज्यादा खींचता जाता है और साइज जो है वो श्रिंक होता चला जाता है, सुकड़ता चला जाता है। जब हम एंड पे पहुंचेंगे
एंड पे पहुंचेंगे ना नियान पर, दूसरे पीरियड की बात कर रहा हूं, तो उसकी जो आयनाइजेशन एनर्जी होगी वो बहुत ज्यादा होगी। क्यों ज्यादा होगी? क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता जब हम लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, और न्यूक्लियर चार्ज के बढ़ने से आखिरी शेल यानी दूसरे शेल पर अट्रैक्शन जो है वो ज्यादा होती चली जा रही है, इसीलिए इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल होता चला जा रहा है, इसीलिए लेफ्ट टू राइट आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है। अब जरा ग्राफ से देखना, ग्राफ से पहला जो पीरियड होता है वो होता है हाइड्रोजन और हीलियम का। देखो हाइड्रोजन की आयोनाइजेशन एनर्जी ये है, हीलियम की देखो 2500 के करीब है, यहाँ पर कितनी ज्यादा है, यानी लेफ्ट टू राइट आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ी है। अब जरा दूसरे पीरियड को देखना, वो होता है लिथियम से नियान की तरफ। खुद देखो ग्राफ में, देखो बढ़ रही है ना, लिथियम की बढ़ी, लिथियम की कम है, बेरिलियम की ज्यादा है, बोरान की थोड़ी कम होती है। बोरान की बेरिलियम से कम क्यों है? ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की वजह से है। ये मैंने फर्स्ट चैप्टर में आयोनाइजेशन एनर्जी के टॉपिक में पढ़ाया हुआ है, वहां देख लेना, ठीक है। फिर अच्छा आगे चलें, फिर जो है ना, फिर बोरान की कम है तो कार्बन की और ज्यादा है, फिर नाइट्रोजन की और ज्यादा है, फिर ऑक्सीजन की थोड़ी सी कम, फिर फ्लोरीन की और ज्यादा, फिर नियॉन की और ज्यादा। तो ये देखो, ये लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, ये लेफ्ट टू राइट आप मूव कर रहे हैं पीरियड में, सेकंड पीरियड में। आपकी बुक ने लिखा भी है कि ये सेकंड पीरियड है, ठीक है, सेकंड पीरियड में आप मूव कर रहे हैं, तो आयोनाइजेशन एनर्जी इजाफा हो रहा है, बढ़ रहा है, ठीक है जी हाँ मेरे बेटे। तो ये हमें वो बता रहा है कि आज का जो टॉपिक है वो यहाँ पे ख़त्म होता है, मगर हम इस टॉपिक का क्विक चेक भी आपको कराते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट बनाइए, उसके बाद मैं इसको इरेज करता हूँ और फिर मैं आपको इसका क्विक चेक भी समझाता हूँ। अब हम डिस्कस करते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड क्विक चेक, जो कि 2.2 है। उसमें 3 पोर्शन हैं। पहले पार्ट में वो कहता है कि आपने क्या करना है, राइट इक्वेशन दैट डिस्क्राइब, आपने सिर्फ इक्वेशंस लिखनी है जो आपको डिस्क्राइब करे फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ कैल्शियम, थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ पोटाशियम, सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ लिथियम, फिफ्थ आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ सल्फर। वैल्यू नहीं लिखनी, सिर्फ इक्वेशन लिखनी है। कैसे लिखोगे? बहुत आसान है। फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ कैल्शियम, पहले आप ना कैल्शियम का एटम लिखें, फिर एरो लगाएं, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करके इसके ऊपर +1 का चार्ज लगा दें, वही एक इलेक्ट्रॉन यहाँ लिख दें, बस। ये फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ कैल्शियम को जाहिर करने वाली इक्वेशन है। थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी, यानी पहले 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव हो चुके हैं, अब तीसरा निकाल रहे हैं, तो पोटेशियम से जब 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव हो चुके हैं तो पोटेशियम पर कौन सा चार्ज होगा? +2। अब एक और तीसरा इलेक्ट्रॉन जब आप रिमूव करेंगे तो पोटेशियम पर +3 का चार्ज नहीं आ जाएगा? हाँ जी, और इसका एक इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएगा। ये उसकी इक्वेशन है फॉर थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। इसी तरह सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ लिथियम, यानी लिथियम से एक इलेक्ट्रॉन तो हम निकाल चुके हैं, इस पर +1 का चार्ज है, एक और इलेक्ट्रॉन निकालना चाहते हैं, जब दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो +2 का चार्ज आ जाएगा, वो दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ गया। सेम इसी तरह से फिफ्थ आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ सल्फर, यानी सल्फर से पहले 4 इलेक्ट्रॉन निकल चुके हैं, इसलिए इसके ऊपर +4 का चार्ज है। अब आप 5वां निकाल रहे हैं तो इस पर +5 का चार्ज आ जाएगा, वो 5वां इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। ये है इसका आंसर, बस। उसके बाद दूसरा पोर्शन जो बी वाला है वो क्या कहता है? वो कहता है कि आपने क्या करना है कि फॉर द एलिमेंट एल्यूमिनियम, जिसका एटॉमिक नंबर 13 है, एक स्केच या ग्राफ ड्रा करना है बिटवीन log 10 ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी ऑन y एक्सिस एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिमूव ऑन x एक्सिस। ये जैसे ये ग्राफ बना हुआ है ना मैग्नीशियम के लिए, सेम इसी तरह से आपने एल्यूमिनियम के लिए बनाना है। तो x एक्सिस पे कौन होगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिमूव्ड, बिल्कुल ऐसे ही है, और y एक्सिस पे कौन होगा? वो log 10 ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी। सेम ऐसे ही ग्राफ बनेगा, सेम ऐसे ही। एक फर्क है, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ आप 3 बनाएंगे, और टोटल इसके 12 होते हैं मैग्नीशियम के, और एल्यूमिनियम के कितने होते हैं? 13। तो 13 के लिए बनाएंगे, इसलिए मैंने यहाँ 13 इलेक्ट्रॉन लिखे हैं। तो आइए इसका ग्राफ बनाते हैं। इसके ग्राफ बनाने का बड़ा आसान तरीका है, आप यहाँ पे ना ये एक इलेक्ट्रॉन ले लें, एक यहाँ पर, एक दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, और तीसरा भी इसी के साथ ही आएगा। वजह, क्योंकि आपको पता है एल्यूमिनियम के आखिरी शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और यहाँ से जो हम शेल ड्रा कर रहे होते हैं वो आखिरी शेल ड्रा कर रहे होते हैं। फिर उसके बाद चौथा इलेक्ट्रॉन फिर अगले शेल में आएगा, तो ये थोड़ा सा जंप आ गया यहाँ से यहाँ तक। फिर आगे 5वां इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लगा दें, फिर छठा यहाँ पे लगा दें, फिर 7वां इधर आ गया, फिर 8वां इधर आ गया, फिर 9वां ये है, फिर 10वां ये है, फिर 11वां ये है, ठीक हो गया। अब 12 और 13, 12 को यहाँ बना दे
और 13 को यहाँ बना दें। ठीक है, तो आइए इसको देखते हैं कि ये कैसे बनेगा। प्यारे बेटे, इसको इसके साथ मिलाएं, इसको इसके साथ, और ये जंप आ गया, इसको इधर इधर ऐसे ही ऐसे ही ऐसे ही ऐसे ही ऐसे ही। ठीक है, ये अब आपको पता है कि हम इसको आगे कैसे ड्रा करते हैं। हम लेते हैं यहाँ पर एल्युमिनियम का एटम। ठीक है, ये उसका ना न्यूक्लियस है। ठीक हो गया, और न्यूक्लियस के बाद ये एल्युमिनियम का पहला शेल है, ये एल्युमिनियम का दूसरा है, और ये उसका तीसरा शेल है। अब सर जी इस ग्राफ पर शेल कैसे वाजे करते हैं, मैं आपको बताता हूँ। आप राइट साइड से इस तरफ से जो शेल लेते हैं, ये वाला, ये फर्स्ट शेल होता है, ये पहला शेल है। ठीक है, और पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2। तो पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 2, एक यहाँ एक यहाँ, ये आ गया पहला शेल। ओके, फिर ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये कौन सा शेल है? ये सेकंड शेल होता है, आपको पता है, ये सेकंड शेल है। ठीक है, सेकंड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 2 3 4 5 6 7 8। सेकंड शेल में ना 7 बल्कि सॉरी 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये हो गया मेरे बेटे सेकंड शेल, और सेकंड शेल में 8 बना भी दें तो ये 4, ये 6 और ये 8। ठीक है, और इसी तरह आप जो है ना आखिरी शेल जो थर्ड शेल है वो यहाँ पे बनाया जाता है शुरू में। दिस इज द थर्ड शेल, और थर्ड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 3 इलेक्ट्रॉन हैं, और ये थर्ड शेल है। 3 बना दें, 2 इधर एक इधर। अच्छा सर जी, अगर हम पहले एटम बना लें, ज़्यादा बेहतर है अगर पहले आप एटम बना लें कि पहले में 2 है, दूसरे में जो है ना जनाब 8 हैं, और तीसरे में 3 इलेक्ट्रॉन है, तो फिर ये ग्राफ बनाना आपको और भी ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो सर क्या हमें हर एलिमेंट का ग्राफ? नो, आपकी बुक में एक ये सवाल पूछा जा सकता है एल्यूमिनियम वाला, और एक पूछा जा सकता है वही मैग्नीशियम वाला। ठीक है, अब आगे आगे चलते हैं और इसका लास्ट क्विक चेक का पोर्शन पढ़ते हैं। उसमें उसने एक टेबल बनाया है जो कि ये आपके सामने मौजूद है। उसमें उसने कुछ एलिमेंट दिए हैं, फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड एलिमेंट, थर्ड एलिमेंट, फोर्थ एलिमेंट, और उनकी आयोनाइजेशन एनर्जीज दी हैं। ये सब की फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जीज है और ये सब की सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जीज हैं। तो वो कुछ चीज़ें पूछ रहा है, वो चीज़ें क्या हैं? वो पूछ रहा है कि इन चारों एलिमेंट में से आर रिएक्टिव मेटल कौन है? ठीक है, आर रिएक्टिव नॉन मेटल कौन है? आ नोबल गैस कौन है? और मेटल फॉर बाइनरी हैलाइड जो बनाती है वो कौन है? मैं समझाऊंगा आपको। ठीक है, अच्छा ये पहचान करनी है आपने फर्स्ट और सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जीज को देखकर एलिमेंट की वो कौन कौन से हैं। मैं आपको 2 शॉर्ट ट्रिक सिखा रहा हूँ। एक शॉर्ट ट्रिक है, अगर आपके पास एलिमेंट हैं उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी लो है तो आपको पता है वो क्या होती हैं? वो मेटल्स होती हैं। मेटल्स की आयोनाइजेशन एनर्जी कम होती है क्योंकि वो अपने इलेक्ट्रॉन इजीली छोड़ना चाहती हैं, और जिन एलिमेंट की आयोनाइजेशन एनर्जी हाई होती है हम उनको क्या कहते हैं? उनको हम नॉन मेटल कहते हैं। और जिन एलिमेंट की आयोनाइजेशन एनर्जी ना बहुत ज़्यादा हो ना बहुत कम हो, वो बिटवीन होते हैं, दरमियाने होते हैं, उन्हें मेटालॉइड्स कहते हैं, यानी जिनकी प्रॉपर्टीज आधी मेटल वाली और आधी नॉन मेटल वाली होती हैं। ठीक हो गया, तो उसके बाद नेक्स्ट मैं आपको एक बात और भी बताना चाहता हूँ कि ये जो गैप नहीं होता, गैप बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी, अगर फर्स्ट और सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी के दरमियान गैप हो ज़्यादा तो आप याद रखना कि विलेंसी जो है वो होगी 1। वो एटम एक बॉन्ड बनाना चाहेगा। अगर फर्स्ट और सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी के दरमियान गैप काफ़ी ज़्यादा होगा तो इसका मतलब उस एटम के आखिरी शेल में एक इलेक्ट्रॉन है और वो उसी एक इलेक्ट्रॉन की मदद से एक बॉन्ड बनाना चाहता है। और अगर गैप बिटवीन थर्ड एंड सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी ग्रेटर, अगर सेकंड और थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी के दरमियान गैप ज़्यादा होगा तो फिर उसकी वैलेंसी होगी 2, यानी उसकी आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हैं और वो 2 बॉन्ड बनाना चाहता है। तो इसकी एग्जांपल देख लें मैग्नीशियम में। देखें, मैग्नीशियम की फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी है 738 और सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी है 1450 और थर्ड है 7730। जरा गैप चेक करें, फर्स्ट और सेकंड में ज्यादा है या सेकंड और थर्ड में ज्यादा है? सर फर्स्ट और सेकंड में तो थोड़ा गैप है, तकरीबन 700-750 का, मगर आप सेकंड और थर्ड में देखें बहुत ज्यादा गैप है। ये 1400 है, ये 7000 है। तो सेकंड और थर्ड में जब गैप ज्यादा होगा तो वैलेंसी क्या होगी? 2। इसका मतलब उसके आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है और वही वो 2 इलेक्ट्रॉन छोड़कर 2 बॉन्ड बनाना पसंद करता है। तो अब हम इस टेबल को समझते हैं। इस टेबल के मुताबिक वो पूछता है कि रिएक्टिव मेटल कौन सी है इन चारों में से। तो मैं बताता हूं, ये जो सेकंड मेटल है ना, ये रिएक्टिव मेटल है। क्यों? क्योंकि इसकी फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत कम है और जिनकी फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत कम होती है वो मेटल्स होती हैं। तो मैंने क्या लिखा कि फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी वेरी लो है और सेकंड वेरी हाई है, और तो लूज 1 इलेक्ट्रॉन इजीली।
देखें फर्स्ट 520 है, सेकंड 7000 है, तो ये आसानी से कितने इलेक्ट्रॉन छोड़ना पसंद करेंगी? गैप बहुत ज्यादा है, ये सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन छोड़ना पसंद करेंगी, इनकी वैलेंसी भी 1 होगी। अब आप ये भी बता सकते हैं कि ये कौन सी मेटल है, ये अल्कली मेटल है, जैसे कि सोडियम है या जैसे कि लिथियम है। लिथियम ये सेकंड वाली जो मेटल है ये अल्कली मेटल है और ये मोस्ट रिएक्टिव मेटल है, आपको पता है। आगे चलते हैं, रिएक्टिव नॉन मेटल कौन सी है? तो रिएक्टिव नॉन मेटल जो है वो कौन सी होगी? नॉन मेटल वो होगी फोर्थ वाली रिएक्टिव नॉन मेटल है। क्यों? क्योंकि इसकी एनर्जी बहुत ज्यादा है, 1680, और इससे आप इलेक्ट्रॉन आसानी से निकाल नहीं सकते, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं, इसलिए ये क्या है? फोर्थ वाली जो है वो नॉन मेटल है, रिएक्टिव। तो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी हाई है, 1680 है, तो वांट टू गेन इलेक्ट्रॉन, लूज नहीं करता, जैसे कि ये फ्लोरीन हो सकता है, क्योंकि इसका डेटा फ्लोरीन के करीब करीब है। आगे चलते हैं, नोबल गैस कौन है जिसकी बहुत ज्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी हो इस पूरी टेबल में, फर्स्ट भी और सेकंड भी? वो आप देखें, वो पहले वाला एलिमेंट है। फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी 2372 है और सेकंड है 5251। तो इसलिए मैंने लिखा कि फर्स्ट जो एलिमेंट है 1 वाला, वेरी हाई फर्स्ट एंड सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी, डज नॉट लूज इलेक्ट्रॉन। तो नोबल गैस अपने इलेक्ट्रॉन छोड़ना ही नहीं चाहता क्योंकि वो तो स्टेबल होता है। तो ये कौन सा हो सकता है नोबल गैस? ये हीलियम हो सकता है। आगे चलते हैं, लास्ट, मेटल फॉर्म बाइनरी हैलाइड AX2। ये क्या होते हैं बाइनरी हैलाइड? देखो AX2 से मुराद है यहाँ 2 हेलोजन के एटम होंगे, एक पर -1 का चार्ज, दूसरे पर भी -1 का चार्ज। तो ये जो A होगा ये कोई मेटल होगी। कौन सी मेटल होगी? ज़रा वो मेटल होगी जिसके ऊपर +2 का चार्ज होगा, क्योंकि X 2 है, एक के ऊपर -1 का चार्ज, दूसरे ऊपर -1 का चार्ज, ये बाइनरी हैलाइड है। तो ये जो हैलाइड है तो इसमें ये A+2 इन चारों में से कौन सा है? तो कौन सा होगा बताओ जरा? ये थर्ड वाला होगा, ये थर्ड वाला। क्यों? वो कहते हैं फर्स्ट एंड सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी आर मॉडरेट, लूज 2 इलेक्ट्रॉन इजीली। इसकी फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी 900 है, सेकंड 1700 है, बहुत ज्यादा नहीं है, तो फर्स्ट ये लूज कर देगा, और फर्स्ट और सेकंड में इतना ज्यादा गैप नहीं है, तो इसीलिए जनाबे वाला इतना ज्यादा गैप फर्स्ट सेकंड में नहीं है। तो इसका मतलब ये क्या है? मेटल है, और वो मेटल है जिसके आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2 इलेक्ट्रॉन हैं, और वो 2 छोड़कर +2 वाला कैटाइन बनना चाहती है। जैसे मैग्नीशियम को देखो, मैग्नीशियम की पहली और दूसरी आयनाइजेशन एनर्जी में इतना ज़्यादा फर्क नहीं था, तो मैग्नीशियम +2 आयन की शक्ल में रहना चाहता था। तो इधर भी जो है पहली और दूसरी आयनाइजेशन एनर्जी में ज़्यादा फर्क नहीं है, तो इसलिए ये कौन सा होगा? ये होगा बेरिलियम +2 के साथ। बेरिलियम आसानी से 2 इलेक्ट्रॉन छोड़कर बेरिलियम हैलाइड BeX2 बना देगा। तो प्यारे बेटे, ये था हमारा आज का टॉपिक। ये आपको हर हेल्पिंग बुक में अलग अलग जवाब मिलेंगे, मैंने रिसर्च के बाद ये आपको समझाए, आप ये मेरे वाले आंसर लिख लें। वैसे ये पेपर में इस तरह का क्वेश्चन नहीं आएगा, पूरी टेबल वो नहीं देगा, कोई एक आपको दे देगा और कुछ आपसे पूछ लेगा, सर ये इतना सारा जो आपने हमें पढ़ा दिया, पेपर में ये कैसे आएगा? बेटा पेपर में ये लॉन्ग क्वेश्चन अगर आया तो सारा कभी भी नहीं आएगा। इसके 2 पोर्शन होंगे, एक स्पेक्ट्रम वाला और दूसरा आयोनाइजेशन एनर्जी वाला। आयोनाइजेशन एनर्जी वाला वो अलग पूछेगा आपसे, और स्पेक्ट्रम वाला वो अलग पूछेगा। ज़्यादा चांसेस इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन के आने के हैं। शॉर्ट इसमें से अगर आया तो डिफरेंस बिटवीन एटॉमिक एमिशन एंड एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम आएगा, या फिर वो आपको ये वाला ग्राफ पूछ लेगा, या एल्यूमिनियम वाला ग्राफ पूछ लेगा। बस इससे ज़्यादा वो आपसे क्या पूछेगा? बाकी ये लॉन्ग के लिए ज़्यादा अहम है, और MCQ एंट्री टेस्ट के इससे आ सकते हैं। तो ये हमारा आज का टॉपिक था, इसका स्क्रीनशॉट बनाइए। मिलते हैं कल अगले लेसन में।